Hi class 8th, I welcome you in my YouTube channel Learn with Anshli Kashyap और हम आपकी बुक का पार्ट 4th सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी चैप्टर एंड न्यू लॉन्गमेंस ओवेस्टा से पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने रोल ऑफ जुडिशरी पढ़ा, सेकंड में जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशरी पढ़ा, थर्ड में टाइप ऑफ द केसेस पढ़ा, फोर्थ पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, देश में एकमात्र कोर्ट, पूरे देश सुप्रीम कोर्ट जो कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है, वही यहाँ मेंशन है। Located in New Delhi, the Supreme Court is the topmost court of the Indian judiciary. सबसे ऊपर पिरामिड में अगर आप जिस कोर्ट को देखेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट है। ये दोनों तरीके के मैटर्स है, चाहे वो सिविल मैटर्स हैं, चाहे वो क्रिमिनल मैटर्स हैं, और साथ ही साथ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को जो इंटरप्रेट करने का काम दिया गया, उसकी व्याख्या करने का काम दिया गया। जब कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो उसको उसकी कस्टडियन जो बनाया गया है, कस्टडी का जो राइट दिया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। ठीक है, आज ही मैं पढ़ रहे हैं कंपोजिशन के बारे में। तो कंपोजिशन मतलब किससे मिलकर के हमारा जो सुप्रीम कोर्ट बना है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे चीफ जस्टिस और साथ ही साथ अदर जो जजेस हैं उनसे मिलकर हमारा सुप्रीम कोर्ट बनता है। टोटल जो स्ट्रेंथ है इस टाइम पर वो 34 है। 1 चीफ जस्टिस है और 33 हमारे अदर जजेस हैं। चीफ जस्टिस जो अपॉइंट किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं, और दूसरे जजेस भी अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन वो कंसल्टेशन से चीफ जस्टिस जो है उनसे कंसल्ट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और उनको अपॉइंट किया जाता है। इफ यू वांट टू बी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तो यू मस्ट हैव दिस क्वालिफिकेशन। नंबर 1, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। नंबर 1, यू विल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा। नंबर 2, अ हाई कोर्ट एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 10 years और अ हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 years। हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए एज एन एडवोकेट आपको 10 साल हो चुके हो, या फिर इनमें से 5 साल के लिए अगर आप हाई कोर्ट में एज ए जज काम कर रहे हो, 5 साल हो गए हो आपको एज ए जज काम करते हुए, तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3, अ डिस्टिंग्विश जूरिस्ट, आपको एक्सपर्ट होना चाहिए लॉ में, है ना। प्रेसिडेंट की ओपिनियन में ऑब्वियसली जज बनने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का तो जूरिस्ट तो होना ही पड़ेगा। साथ ही साथ देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। देखिए एक चीज और, हमारे जो इस टाइम पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इस टाइम डॉक्टर DY चंद्रचूड़ जी हैं। ठीक है, आगे देखिए टेन्योर का मतलब क्या होता है। टेन्योर मतलब होता है कितना कार्यकाल होता है, कब तक वो अपनी पोस्ट पर रह सकते हैं। तो वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड, जब एक बार हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा जज जो है वो नियुक्त कर लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट का, तो कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी जो एज होती है 65 ईयर्स ऑफ एज तक वो अपनी पोस्ट पर रह सकते हैं। और साथ ही साथ रिमूवल इनको, देखिए अगर 65 ईयर्स की एज है, रिटायरमेंट हो गई है तो वो तो हट ही जाएंगे, लेकिन अपनी एज से पहले 65 ईयर्स की एज से पहले भी उन्हें रिमूव किया जा सकता है, अगर ये अप्रूव हो जाए कि उन्होंने मिसबिहेवियर किया है या इनकैपेसिटी। इट मीन्स दैट जिस भी पोस्ट पर वो बैठे हैं वो उसके लिए कैपेबल नहीं है। तो रिमूवल ऑफ, आमतौर पर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना बहुत इजी प्रोसेस नहीं है। इट इज टफ एज लाइक जैसे हम प्रेसिडेंट को हटाते हैं ना, इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होता है, हमारे जो प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसेस होता है, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो किया जाता है। ठीक है, बेशक इम्पीचमेंट जो नेम है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, लेकिन सेम प्रोसेस है जिस तरीके से हटाया जाता है। तो इस प्रोसेस में जो हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, उनमें मेजोरिटी ली जाती है उन्हें हटाने के लिए। 2/3 मेंबर्स की मेजोरिटी होती है, ठीक है, उसे लिया जाता है। 2/3 मेंबर्स की मेजोरिटी से कम नहीं होना चाहिए और वोटिंग होती है जिस दिन। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्हें किस प्रोसेस के द्वारा हटाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। 1 वर्ड में आंसर आ सकता है आपका। और उनकी जो रिटायरमेंट की एज है वो 65 ईयर्स है सिर्फ। ठीक है, आगे देखिए पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पावर क्या होती है एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट की। नंबर 1, द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज द फॉलोइंग जुरिस्डिक्शन। जो उनको अधिकार क्षेत्र दिया गया है उसके बारे में हम रीड करेंगे। नंबर 1, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब जो मैटर्स पहली पहली बार उसी कोर्ट में ही सुने जाएं उसे हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। और यहाँ पर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में सीधा सीधा मैटर्स यूनियन गवर्नमेंट
के बीच में, वन और मोर स्टेट्स के बीच में, एक तरफ यूनियन गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ एक या एक से ज्यादा स्टेट्स है, ठीक है। सेकेंड, द यूनियन एंड एनी स्टेट और स्टेट ऑन वन साइड और वन और मोर स्टेट्स ऑन द अदर साइड, इट मीन्स एक तरफ यूनियन है, यूनियन मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके साथ में स्टेट है या दो स्टेट्स हैं या तीन स्टेट्स हैं, और दूसरी तरफ एक स्टेट है या एक से ज्यादा स्टेट्स हैं, तो उनके मैटर सीधा सुप्रीम कोर्ट में सुने जा सकते हैं, है ना। या फिर दो स्टेट्स के बीच में आपस में लड़ाई हो रही है, लेट्स सपोज दिल्ली एंड पंजाब, पंजाब स्टेट्स के बीच में हो रही है, तो सीधे जो भी मैटर्स है ना वो कहाँ सुने जाएंगे, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है कि जो भी स्टेट्स के मैटर्स होते हैं, यूनियन के मैटर्स होते हैं, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज एपिलेट, एपिलेट का मतलब क्या होता है, मैं बार बार आपको बता चुकी ना, एपिलेट मतलब अपीलेट जुरिसडिक्शन, अपीलेट का मतलब होता है कि हम सबसे पहले लोअर कोर्ट में जाते हैं, लोअर कोर्ट में हमारी डिसीजन अगर हमारे हित में नहीं है, हमारे अगेंस्ट है, तो हम लोग हाई कोर्ट में जाते हैं, और हाई कोर्ट भी अगर हमारे अगेंस्ट में डिसीजन देता है या हमारे फेवर में नहीं देता है, तो हमारे पास लास्ट चांस होता है सुप्रीम कोर्ट जाने का। इस वाले जुरिसडिक्शन को एपलेट जुरिसडिक्शन कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करते हैं एपलेट जुरिसडिक्शन ओवर द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट्स एंड लो अदर कोर्ट्स। ऑब्वियसली हाई कोर्ट्स के अगेंस्ट, अदर कोर्ट्स के अगेंस्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कौन से एपलेट जुरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट के पास कौन से मैटर्स आ रहे हैं, केसेस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस जिनको पढ़ने में या उनकी व्याख्या करने में प्रॉब्लम हो रही है ना, उनकी लैंग्वेज बहुत इलीगली है, या कहीं पर कुछ जगहों पर हमारे लॉ साइलेंट है, तो वहां पर जो भी व्याख्या की जाएगी, जो भी विवरण किया जाएगा, जो भी इंटरप्रिटेशन की जाएगी, एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। दूसरा होता है केसेस सेंड बाय द हाई कोर्ट्स, जो भी केसेस हाई कोर्ट्स के द्वारा भेजे गए हो सुप्रीम कोर्ट में सुनने के लिए। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है, दो चीजें हो सकती हैं, अगर जो हमारे जो हायर कोर्ट्स होते हैं उनको ऐसा लगता है लोअर कोर्ट कोई मैटर सुन रहे हैं और वो उनके जुरिसडिक्शन में आ भी रहा है लोअर कोर्ट्स में, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है हाई कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट को, कि इन मैटर्स को, ये बड़े सेंसिटिव मैटर्स हैं और इनको हमें सुनना चाहिए सीधा, तो वो सीधा वो कोर्ट खुद उनसे मंगवा भी सकते हैं वो केसेस, ठीक है। और दूसरा ये भी होता है कि हाई कोर्ट जो होते हैं, जो अपनी मर्जी से उनको ऐसा लगता है कि इन मैटर्स पर हमसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट अच्छे से इसकी व्याख्या कर सकते हैं, इस पर डिसीजन दे सकते हैं, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट सुन सकते हैं, ठीक है। तीसरे केसेस होते हैं क्रिमिनल केसेस, इन विच हाई कोर्ट चेंजेस द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट एंड गिव्स अ डेथ सेंटेंस, एंड वही एप्लेट में आ रहा है, देखिए वही चीज है कि हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया और उसमें किसी भी इंसान के अगेंस्ट या किसी को भी डेथ सेंटेंस दे रखी हो, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर सुने जा सकते हैं। चौथा होता है ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ इट्स ओन अर्लियर डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट अपीलेट में क्या कर सकते हैं, जैसे कि जिन्होंने पहले कोई भी डिसीजन दिया हो किसी भी केस में, उसको रिव्यू करने के लिए, ठीक है, अपने डिसीजंस को रिव्यू करने के लिए भी मैटर्स जो है वो सुन सकते हैं, ठीक है। ये होता है आपके अपीलेट में, है ना। ओरिजिनल में जो मैटर सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही जा रहे हैं, पहली बार सुनने के लिए जा रहे हैं, जो स्टेट मैटर्स हैं वो सीधा सीधा आप उसमें किसमें लेते हैं, ओरिजिनल में लेते हैं। दूसरे होते हैं अपीलेट में, जो अपील कर करके जाते हैं नीचे वाले कोर्ट से अपर कोर्ट में जाते हैं। तीसरे होते हैं एडवाइजरी, एडवाइजरी का मतलब एडवाइस देने का काम, है ना। तो इसमें क्या होता है कि एडवाइजरी जुरिसडिक्शन इज एक्सरसाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट व्हेन द प्रेसिडेंट सीक्स एडवाइस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई इशू है ना, उसमें उनको एडवाइस की जरूरत है प्रेसिडेंट को। लीगल मैटर्स हैं उनमें प्रेसिडेंट को एडवाइस की जरूरत है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जो ज्यूरिस्ट होते हैं, है ना, ये तो अपने मैटर्स में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, हमारे जजेस जो होते हैं लीगल मैटर्स में, तो इनसे एडवाइस हमारे प्रेसिडेंट भी ले सकते हैं। अब जो देखिए एडवाइस दी गई है, जो भी एडवाइस दी गई है, प्रेसिडेंट उन एडवाइस को माने या ना माने वो उनके विशेष पर निर्भर करता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिजायर, अगर हमारे प्रेसिडेंट जो है इंडिया के, और अगर वो ये डिजायर करते हैं टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और द फैक्ट विच इज ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जो ज्यूरिस्ट हैं उनसे एडवाइस ले सकते हैं। हाउएवर, लेकिन एक लाइन आपको लिखना जरूरी है, हाउएवर जो ओपिनियन है, जो भी दी गई है एडवाइस हमारे जजेस के द्वारा, वो प्रेसिडेंट को बाइंड नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट उन एडवाइस को माने या ना माने वो उनके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। फोर्थ में आपका आता है सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन, सुपरवाइज करने का मतलब होता है निगरानी करने का काम। जो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जितने भी हमारे नीचे के कोर्ट्स हैं, जैसे कि हाई कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, उनको सुपरवाइज कर सकते हैं, उनके ऊपर निगरानी रख सकते हैं, वेदर
क्या वो अपने जुरिस्डिक्शन में रहते हुए अपने मैटर्स को रिजोल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या वो सही तरीके से अपनी ड्यूटीज को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है केसेस की सुनवाई में, हियरिंग में। तो इन चीजों को मैटर में, इन चीजों के बारे में भी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना जुरिस्डिक्शन, जिसे हम कहते हैं सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, को यूज कर सकते हैं। एक और वर्क है जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं, प्रोसीजिंग को और डिसीजंस को, ठीक है, उनको रिकॉर्ड करके रख लिया जाता है। और फ्यूचर में उससे रिलेटेड सेम मैटर अगर आता है तो उन कोर्ट्स के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, उनकी प्रोसीडिंग्स को जो हमारे जजेस होते हैं, फ्यूचर जजेस होते हैं, वो उनको थोरोली रीड करते हैं, ठीक है। तो नो डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। एंड एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजंस को किसी भी कोर्ट में जाकर के चैलेंज नहीं किया सकता है। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दी है वो मान्य होते हैं। तो द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट, इंडिया की जितनी भी कोर्ट्स हैं उन सबको मान्य होते हैं। तो इस पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में, है ना। पार्ट 5 में पढ़ेंगे हम लोग हाई कोर्ट्स के बारे में। तो हाई कोर्ट की कॉम्पोजिशन क्या होती है, हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन क्या होता है, हाई कोर्ट के जज बनना है तो उसके लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, वो पार्ट 5 में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 5 में मिलते हैं, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। टिल देन, बाय।